हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सृष्टि सक्सेस क्लासेस। आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12th मैथ का सेकंड वाली मैथ जो कि हमारा टॉपिक चला था समाकलन, तो उसी से रिलेटेड में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकर आया हूँ जो आपको याद कर लेना है। ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, कैसे बने हैं, इनका डेरिवेशन मैं समय समय अनुसार बताता रहूँगा। जैसे जैसे आगे मैं टॉपिक बढ़ता रहूँगा वैसे बताता रहूँगा कि कौन कैसे फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे कहाँ से आया है, सब बताता रहूँगा फिलहाल। लेकिन अभी आपको ये सब याद कर लेने हैं, चाहे जैसे याद करिए, पर इसको आपको रट लेने हैं जुबान पर। अगर आपको अपना समाकलन प्रोसेस को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको ये फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे और विजुअलाइज करना भी पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर अपने समाकलन को मजबूत करना है, इस टॉपिक को अगर अच्छे से मजबूत करना है, बढ़िया करना है, ये कह लीजिए बेस्ट करना है, तो बेस्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे। ये सब कुछ और भी बहुत सारे हैं, वो समय के अनुसार बताता रहूँगा, उनको भी याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इनको याद कर लीजिए। और ये कैसे बने हैं ये समय के अनुसार मैं वहाँ बताता रहूँगा, इनका प्रूफ भी करता रहूँगा कि ये सब कैसे आए हैं, बस। और लेकिन अभी आपको इनको याद ही करना है। चलिए मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ में लिखा अवकलन, यहाँ पर हमने कल बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पिछली वीडियो में, कि अवकलन जो समाकलन का जो समाकलन होता है वो अवकलन का एक रिवर्स प्रोसेस होता है, समझो। तो जैसे x की पावर n है, इसका मैं अवकलन करता था तो आता था n x की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर मैं उसी x की पावर n का समाकलन करूँगा तो वो फॉर्मूला हो जाता है x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस का 1। ये कैसे आया था, कल मैंने इस पर चर्चा की थी, तो आपको याद रहना है। वैसे ही जैसे लिखा है log x, अगर मैं log x का अवकलन करता था तो 1/x आता था, 1/x। और इसी 1/x का जब मैं समाकलन करूँगा तो पुनः हमें वही log x मिल जाएगा जो हमारा फलन था, जिसका हमने अवकलन किया था, ठीक। तो वापस में वही log x मिल जाएगा। अब इस e की पावर x का अवकलन करोगे तो e की पावर x ही आएगा, और इसी e की पावर x का जब तुम समाकलन करोगे तो भी e की पावर x प्लस c। ये c कांस्टेंट है, ये स्वच्छ अचर है, इसको जरूर रखना साथ में, है ना, क्योंकि जब इसका अवकलन करोगे तो उसका तो जीरो होने होना है, क्योंकि इस c की जगह पर कोई भी स्वच्छ अचर आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही देखिए a की पावर x log e a, अगर इसका तुम क्या करते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर a की पावर x है, a की पावर x, अगर मैं इसका समाकलन करता हूँ, इसका समाकलन, तो मैं a की पावर x बटे में log e a प्लस c, मतलब ये मिलेगा। लेकिन जब मैं इसी का तो a की पावर x का समाकलन किया तो ये मिला, लेकिन इसी चीज़ का जब मैं अवकलन करूँगा तो वापस हमें वही a की पावर x मिल जाएगा जो हमारा फलन था, बात समझे। तो वही है, तो अगर इसका समाकलन किया तो ये मिला, और इसी समाकलन का जब मैं अवकलन करूँगा तो हमें वापस वही फलन x मिल जाएगा। तो ये सब याद रखना आपको फॉर्मूले। तो cos x, जैसे माइनस cos x है, अगर माइनस cos x का मैं अवकलन करता हूँ तो आता है sin x, और इसी sin x का जब मैं समाकलन करूँगा तो आ जाएगा माइनस का cos x, वही जो जिसका हमने किया था। फिर sin x का अवकलन करोगे तो आएगा cos x, और इसी cos x का जब तुम समाकलन करोगे तो sin x आ जाएगा प्लस c। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, लेकिन इसी sec स्क्वायर x का जब तुम समाकलन करोगे तो वापस वही tan x आ जाएगा, बात समझो। तो माइनस cot x, तो cot x का जब तुम अवकलन करते हो तो आता है cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, cot x माइनस के cot x का अवकलन करोगे तो, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर माइनस यहाँ ना रखे तो माइनस यहाँ भी कर सकते हो, कि अगर मैं केवल cot x का अवकलन करूँगा तो ये माइनस का cosec स्क्वायर x आएगा, या फिर इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो ये प्लस का cosec स्क्वायर x आएगा। तो उसी माइनस cot x का जब मैं समाकलन करूँगा, इसी cosec स्क्वायर x का जब मैं समाकलन करूँगा तो आ जाएगा माइनस का cot x। या फिर अगर ये माइनस होता, ये प्लस करते तो ये माइनस का करते तो वापस प्लस का cot x आ जाता, समझ लो। तो ध्यान रखना, तो cot x का समाकलन cosec स्क्वायर माइनस का होता है, और समाकलन उसी माइनस cosec स्क्वायर का करोगे तो प्लस का cot x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से sec x का अवकलन करते तो sec x इंटू tan x आता है, sec x इंटू tan x, और इसी sec x इंटू tan x का जब मैं समाकलन करूँगा तो वापस वही sec x प्लस का c हो जाएगा। इसका मानक रूप होता है समाकलन का, इसलिए c जरूर कांस्टेंट के रूप में रखना, समझो। तो अब देखिए यहाँ से, अब ये माइनस का cosec, तो जब माइनस cosec x का अवकलन करोगे तो cosec x इंटू cot x, या फिर कह लीजिए अगर ये प्लस का cosec है तो ये माइनस का आ जाएगा।
अगर इसको माइनस को रखोगे तो ये प्लस आएगा। बस समझो। तो जब माइनस का कॉसेक एक्स का अवकलन करोगे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आएगा, और इसी चीज़ का जब तुम समाकलन करो तो वापस वही माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस का सी आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो जब साइन इनवर्स एक्स का हम अवकलन करते हैं तो वो आता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये कैसे आया है ये सब समय के अनुसार जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ते रहेंगे वहाँ सब पता होता रहेगा कि ये कैसे बना। अभी आपको फिलहाल याद करना है इसको। तो साइन इनवर्स एक्स का जब मैं अवकलन करूँगा तो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर आता था, लेकिन इसी का मैं जब समाकलन करूँगा तो वापस में साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाएगा। tan इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब मैं समाकलन करूँगा तो tan इनवर्स प्लस सी आ जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स का जब मैं अवकलन करता हूँ तो वो आता है 1/√1 माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 1, और इसी चीज़ का जब मैं समाकलन करूँगा तो वापस में सेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझा रहे हैं। अब देखिए साइन इनवर्स है, इसी प्रकार जब तुम साइन इनवर्स नहीं बल्कि कॉस इनवर्स का करोगे, किसका? कॉस इनवर्स का। जैसे मान लो साइन इनवर्स है, अगर यहाँ कॉस इनवर्स होता तो ये माइनस हो जाता, तब ये माइनस तो यहाँ पर कॉस इनवर्स आ जाता। बात समझे? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसी पर क्वेश्चन को लगाता हूँ। चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक इसको लर्न करिएगा घर पर जाकर अच्छी तरीके से। अगर आपको समाकलन को मजबूत करना है, अपना बेस्ट देना है, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला रटें। जितना ज़्यादा रटेंगे आपको विजुलाइज करने में, इनको याद भी करिए और अपने माइंड में विजुलाइज भी करिए कि ऐसा कोई रूप दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए अभी मान लो यहाँ लिखा हुआ 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ध्यान पर देखिए अगर इस पूरे टर्म में जो कॉस है कॉस थीटा, इसको हम एक्स मान लें तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको इसको विजुलाइज करना है कि क्या ये कोई फार्मूला तो नहीं बना है जिसका हम समाकलन, तो ये एक टाइप से क्या बनना है, ये अवकलन वही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये सब विजुलाइज करने पड़ेंगे आपको। जब आपको ये अच्छी तरह से याद होंगे ना तो इनको आप विजुलाइज कर सकते हो। अगर मैं कॉस थीटा को एक्स मान लूँ तो यहाँ एक्स हो जाता है, यानी ये 1+1 tan स्क्वायर थीटा बनना है। और अगर मैं इसी का समाकलन करूँगा तो आता था tan इनवर्स एक्स। सुनो, अब x की जगह पर क्या हो गया, खाली x की जगह पर कॉस थीटा आ गया, बस इतना ही फर्क आ रहा है। समझ सुनो, तो अगर फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद हैं तो आपको विजुलाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब फार्मूले ही नहीं याद हैं तो विजुलाइज कैसे करोगे? समझना। तो अपनी अंतर्दृष्टि से देखना आपको है कि कहीं ऐसा मैंने कहीं कुछ देखा तो नहीं है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला रख लीजिए, कुछ भी हो। अब मैं इस पर न्यूमेरिकल लगाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ से, चलिए देखिए अब मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूँ का मैं समाकलन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये समाकलन का चिन्ह है, आप इस समाकलन करना चाहते हैं 1 का। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा है f(x), इसकी वैल्यू है 1, कितनी है? फंक्शन हमारा f(x) है, उसका मान है 1। हमें इस फंक्शन f(x) का समाकलन करना है। क्या समाकलन है? अब फंक्शन में x है तो हमें x के सापेक्ष करना है। इसके सापेक्ष x। फंक्शन हमारा f(x) है, इस फंक्शन f(x) का हमें, और इस f(x) की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। हो सकता है फंक्शन तुम हो सकता है तुम्हारा fy, तो तुम y के सापेक्ष करोगे। तो जैसे मान लीजिए इसका समाकलन करना तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन लगाएंगे तो फंक्शन लिखेंगे f(x) और फिर क्या लिखेंगे dx। बस ना, पहले इंटीग्रेशन, फिर यहाँ जो भी तुम्हारा फंक्शन होगा, ठीक है, उसको फंक्शन को लिखोगे, इंटू में क्या लिखोगे dx। ये फंक्शन का पूरा समाकलन का पूरा प्रोसेस होता है लिखने का तरीका। पहले इंटीग्रेशन, फिर फंक्शन, फिर इंटू में dx। dx का बताता है कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन, समझो, जो भी तुम्हारा चल रहेगा। अगर y के सापेक्ष तो यहाँ dy, x के सापेक्ष तो x, z के सापेक्ष तो यहाँ dz। समझ लीजिए, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया f(x). अब यहाँ f(x) की वैल्यू रखिए, f(x) का मान कितना है हमारा 1 इंटू में dx, यानी अब 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो ध्यान के जब आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे
तो आप जिसके सापेक्ष कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन सदैव जैसे x के सापेक्ष करो तो यहाँ x आ जाएगा, y के सापेक्ष करोगे तो यहाँ y आ जाएगा और प्लस का c। यानी अगर 1 का तुम x के सापेक्ष कर रहे हो ना तो हो जाएगा x प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। बस में अभी कैसे हुआ ध्यान से सुनिए, ये भी एक फॉर्मूला है, आप इसको रख सकते हो कि अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ x के सापेक्ष तो आएगा x प्लस का c ही आएगा, x प्लस का c। अगर मैं यही 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ y के सापेक्ष तो ये y प्लस का c आएगा। अभी कैसे आता है उसको सुनिए यहाँ से, एक मिनट से देखिए ये कैसे आता है, इसको मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए आपको पता है 1 का करना है x के सापेक्ष। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे e की पावर इवन नंबर है इक्वल टू 0, e की पावर अगर 0 है तो इसका मान सदैव क्या होता है 1। यानी अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू सदैव क्या होती है 1 होती है। ये आपको पढ़ा होगा, ये आपने अगर इतना मैथ कर, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, इंटर में आए हैं तो इतना तो बेसिक जानते ही होंगे, स्वाभाविक है। इतना बेसिक तो हर बंदे को पता होगा, जो मैथ पढ़ रहा है इंटर की तो स्वाभाविक है उसको ये चीज़ तो पता होगी कि अगर e की पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। यानी e का मतलब कोई भी नंबर XYZ, ठीक है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये कैसे होता है इसका आप लोग पीछे पढ़ा होगा कई बार, ठीक। तो जैसे मान लो अगर ये 5 की पावर 0 लिखो तब भी इसका वैल्यू रहेगा 1, x की पावर अगर लिखा है 0 तब भी इसका वैल्यू रहेगा 1, y की पावर 0 लिखा तब भी इसका वैल्यू रहेगा 1। यानी कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अब हमें जैसे कहीं पर 1 लिखा है, ये लिखा है 1, तो इसको हम y की पावर 0 भी ले सकते हैं, x की पावर भी 0 ले सकते हैं और ये 5 की पावर भी 0, मतलब कुछ की किसी भी संख्या के पावर हम 0 लगाकर सो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 है ना, 1 हमें पता क्या किसका वैल्यू है ये, क्योंकि भाई कोई की पावर हो, कोई भी संख्या उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका आएगा 1 ही। तो भाई ये y की पावर भी 0 हो सकता है, x की पावर भी 0 हो सकता है, z की पावर भी 0 हो सकता है, 100 की पावर 0, 200 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 हो सकता है, क्योंकि वैल्यू तो 1 ही आनी है, वैल्यू तो 1 ही आनी है, तो ये किसी की पावर भी 0 हो सकता है। अब हम अगर हमको मान लें हमको x चाहिए तो हम इसको x की पावर 0 बना सकते हैं, क्योंकि मान तो वही आया ना, क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है कि भाई ये जो 1 है वो 5 की पावर 0 करेगा ये उसी का ही मान है, x की पावर 0 करेगा तो x की पावर 0 का ही ये 1 मान है, ऐसा तो है नहीं। ये भी नहीं है कि ये जो 1 है ये y की पावर 0 का ही मान है और किसी नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो तुम किसी की पावर की 0 करिए उसका वैल्यू तो 1 ही आना है। तो अब हमें इस 1 को हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमें मान लो x की जरूरत है तो हम x की पावर 0 करके 1 कर सकते हैं, हमें y की जरूरत है तो हम y की पावर 0 करके 1 कर सकते हैं। बात समझ लो, आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो चलिए अब हमें इस 1 का इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। तो अब x के सापेक्ष करना तो इसी को हम क्या ले देंगे x। तो आपको पता है अगर x के सापेक्ष करो तो फंक्शन में x होना चाहिए, चर करना चाहिए x। तो इसी 1 को हम क्या बनाते हैं x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो 1 ही आनी है। और इंटू में क्या आ जाएगा dx, इंटू में dx। अब ध्यान पर देखिए तो ये कुछ वही बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू में dx। चर x है, चर x है, पावर यहाँ n है, यहाँ पावर क्या है 0। और आपको पता है x की पावर n का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये होता है x की पावर n प्लस का 1 अपॉन में n प्लस का 1 और प्लस का ये c। बस भाई तो ये भी कुछ वैसा ही है, बस यहाँ n की जगह पर क्या है 0 है, तो बस आपको इसी के रूप में इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये x की पावर 0 इंटू में dx, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रेशन करोगे x की पावर n की जगह पर 0 प्लस 1 अपान में n की जगह पर 0 प्लस का 1 और प्लस का ये c। अब ये हो जाएगा इक्वल टू x की पावर, अब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा और प्लस का c, अपान में 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, और हर में 1 लिखा नहीं जाता, और आपको पता है पावर में भी 1 लिखा नहीं जाता है, पावर में 1 छिपी रहती है। तो यानी x की पावर 0 प्लस इंटू में dx इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कितना है x प्लस सी। और इसी x की पावर 0 को हम क्या ले सकते हैं, भाई 1 ही तो, क्योंकि 1 ही है ना, ये है क्या 1 ही, और इंटू में dx इक्वल टू में x प्लस का c। यानी अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ x के सापेक्ष तो यहाँ x प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन अगर मान लो यहाँ y होता dy तो यहाँ y प्लस सी आ जाता। अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करता हूँ z के सापेक्ष तो यहाँ x z प्लस सी आ जाता है। बस समझ, यानी 1 अगर है उसका तुम किसी के सापेक्ष कर रहे हो तो वो जो चर है ना वही चर प्लस सी आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा
कि 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो x प्लस, अगर x के सापेक्ष करता हूँ तो x प्लस सी आएगा, y के सापेक्ष करता हूँ तो y प्लस सी आएगा। ये कैसे आता है ये आपको कंफर्म हो गया होगा, ये इसका प्रूफ है। आप हट जाए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये आपको समझ आ गया कि 1 का, तो ये भी आप ध्यान रखना हमले में। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे अब मैं, हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स, फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स इक्वल टू लिखा है x की पावर 9, x की पावर 9, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स हमारा क्या है x की पावर 9 इंटू में डी एक्स। अब ध्यान देखिए ये x की पावर n है, यानी ये x की पावर n वाला टर्म बन गया। और जब x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं x के सापेक्ष तो होता है x की पावर n प्लस का 1 अपान में n प्लस का 1। तो ये हो जाएगा क्या, x की पावर n की जगह पर कितना है 9, तो हो जाएगा 9 प्लस का 1 अपान में 9 प्लस का 1 और प्लस का c, प्लस का c। तो ये हो जाएगा x की पावर 9 1 10 बटे में यहाँ भी है कितना 1, तो 9 1 10 प्लस का c। ये इसका क्या हो गया है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बात समझाइए। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मान लीजिए x की पावर फंक्शन हमारा है एफ एक्स इजकल टू में x की पावर माइनस का 15, x की पावर माइनस का 15, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x की पावर माइनस का 15 इंटू में डी एक्स। अब ये भी x की पावर n जैसा टर्म बना है, बस n की जगह पर क्या है माइनस का 15 है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है x की पावर n की जगह पर माइनस का 15 प्लस का 1 बटे माइनस का 15 प्लस का 1 और प्लस का c। अब 15 में से गया 14, यानी x की पावर माइनस का 14 अब बटे में 15 में से गया माइनस का 14 प्लस का c। ये इसका क्या जाएगा आंसर। और इसी को आगे ले सकते हो माइनस का 1 अपान में 14, यानी x की पावर माइनस का 14 प्लस का c। बात सही। आई होप आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन समझ आ गया होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कर कैसे करते हैं, समझ लो। तो ये इसका बेसिक है। अब चलिए कुछ मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले इस पर ले लेता हूँ, जिससे समझिए से अगर ये लिखा है x अंडर रूट x, मतलब फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू में अंडर रूट एक्स, फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स हमारा कितना है एक्स की अंडर रूट एक्स इंटू में डी एक्स। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर में 1/2। जब रूट को हटाओगे तो पावर में 1/2 होता है, रूट का मतलब ही पावर में 1/2 होता है। तो ये इंटीग्रल ऑफ एक्स द पावर 1/2 इंटू में डी एक्स। अब ये भी देखिए वही x की पावर n जैसा बना, बस n की जगह पर क्या है 1/2 है। तो जब x की पावर n का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आता है x की पावर n प्लस का 1 अपान में n प्लस का 1 प्लस का c, ये तो होता है। तो देखिए कर दीजिए यहाँ से x की पावर n की जगह पर क्या 1/2 प्लस का 1 बटे में 1/2 प्लस का 1, n की जगह पर 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। अब देखिए इसको 2 कम 2 2 1 3, तो x की पावर 3/2 बटे में यहाँ भी 2 कम 2 2 1 3, यानी 3/2 प्लस का c। और ये बटे नीचे बटे ऊपर कहाँ जाए गुणे में, तो ये संख्या पलट जाती है। जब बटे नीचे बटे संख्या लिखे है तो जब ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में तो ये संख्या क्या जाएगी पलट जाएगी, भिन्न क्या जाएगी पलट जाएगी। तो 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे आएगा, यानी 2/3 और इंटू में x की पावर 3/2 प्लस का c, जिसका क्या आ गया है इंटीग्रेशन। बात सही। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। जैसे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं x की पावर, जैसे मैंने लिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में x द पावर 5/2, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो लिखें इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x द पावर 5/2 और इंटू में डी एक्स। अब ये भी x की पावर n जैसा है, बस n की जगह पर क्या है 5/2 है, n की जगह पर
2। अब आपको पता है जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है x की पावर n प्लस का 1 और बटे में n प्लस का 1, यही तो होता है। तो बस मतलब पावर में एक जोड़ दीजिए, जितना जोड़ेगा उतना ही नीचे आएगा, जितना पावर होगा उतना ही क्या आता है नीचे हर में आता है। तो पावर में एक जोड़ दीजिए बस 5/2 प्लस का 1। जब इंटीग्रेशन करते हो तो पावर में क्या आता है, एक जुड़ता है मात्र, और अवकलन में पावर में घटता है और इसमें पावर में जुड़ता है। बात समझे? तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस का 1, और जितना अंश में पावर में है उतना ही क्या आ जाएगा, हर में आ जाएगा, यानी 5/2 प्लस का 1 और प्लस का c। अब ये हो जाएगा 5 कम 2 कम 2 2 5 7, यानी x दी पावर 7/2 अपान 2 कम 2 2 5 7, यानी 7/2 प्लस का c। ये बटे नीचे बटे लिखा, ऊपर कहाँ जाएगा गुणे में, तो संख्या पलट जाएगी, तो यानी 2 ऊपर हो जाएगा 7, यानी 2/7 इंटू में x दी पावर 7/2 प्लस का c। ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, संख्या पलट जाती है। इतना वैसे तो सबको आता ही होगा, क्योंकि मैं अगर इंटर में पढ़ रहे हो तो ये स्वाभाविक है, तो सबको आता ही होगा। तो चलिए जितना भी बेसिक हो सकता था वो मैंने करा दिया, अब इस पर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो लगभग आपको ये बटे वाली पावर वाले क्वेश्चन भी सॉल्व समझ आ गए होंगे, और पावर नहीं भी लेके उस पर समझ आ गए, रूट वाले भी समझ आ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं इस पर। जैसे इंटीग्रल में मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है fx, फंक्शन हमारा fx, इसकी वैल्यू हमारी है फंक्शन हमारा है fx, और इसको हम ले लेते हैं x²। चलो मैं कोई बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये बुक है, मैं इससे कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा है फंक्शन हमारा fx है, ये है x दी पावर 3 माइनस का 1 अपान में x²। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। सिद्धांत पर देखिए, ये हमारा फंक्शन है और इस फंक्शन का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो चलिए लिखेंगे यहाँ से इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fx इंटू में dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन fx की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3 माइनस का 1 अपान में x² इंटू में dx। अब आपको क्या करना है, ये जो x है ना, ये तो कॉमन है, ये जो हर में x² लिखा है, ये एक बार जब इसको मैं अलग अलग करूँगा ना, मतलब डिवाइड करूँगा, तो ये एक बार इसके बटे में जाएगा, एक बार इसके बटे में। बस समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो हर है ना, ये कॉमन रहता है, ये क्या रहता है, कॉमन। और इस ये यानी कहने वाला ये x² है, ये एक बार इसके बटे में रहा होगा, एक बार इसके बटे में रहा होगा। तो जब मैं इसको अलग अलग करूँगा तो ये x² एक बार x की पावर 3 के बटे में आएगा, एक बार 1 के बटे में आएगा, जब इसको डिवाइड करूँगा अलग अलग। तो करिए यहाँ से इंटीग्रल ऑफ x दी पावर 3 अपान में x², फिर माइनस का 1 अपान में x² इंटू में dx। चलिए यहाँ से इंटीग्रल ऑफ, अब देखो यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 3, तो x की घात 2 एक कट जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2, तो 2 निकल गए, एक x की घात बचेगा ना, यानी यहाँ एक x बच गया। बस समझिए भाई, x की घात 2 x की घात 3 है, तो 2x कट गए तो एक x बच जाएगा, और फिर माइनस। अब यहाँ तो कुछ करने वाला नहीं है, तो आपको पता है जब कोई संख्या हर में है, जब वो आप अंश में जाएगी मल्टीपल में, तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे ये 1 अपान x² लिखा ना, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 इंटू में dx। बात समझिए, अगर हर में जैसे x लिखा है, या जब अंश में जाएगा तो x की पावर माइनस का 1 हो जाएगा, पावर इसके पावर का चिन्ह बदल जाएगा। समझे? जैसे वही लिखा होता है 5/x की पावर 3, तो इसको क्या आती है 5 इंटू x की पावर माइनस का 3, यानी जो भी हर में रहेगा वो ऊपर अंश के मल्टीपल में जाएगा और उसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन रहेगा मल्टीपल में, इस बात का ध्यान रखना। तो ये x है, x² ऊपर गया 1 के मल्टीपल में, तो 1 तो गुणे में लिखा नहीं जाता है, इसलिए x² माइनस का 2। जैसे यहाँ 5/x की पावर 3 लिखा है, ये जब आ जाएगा इसके मल्टीपल में, तो 5 गुणे x की पावर माइनस का 3, प्लस का तो माइनस का 3, अगर ये माइनस का तो प्लस का 3 हो जाता है। समझिए? चलिए अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब यहाँ दो अलग अलग टर्म, एक ये अलग टर्म हो गया, एक ये अलग, तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन सब पर अलग चिन्ह लगाएंगे, तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू में dx, इधर dx के अंदर मल्टीप्लाई, इधर इंटीग्रल की मल्टीप्लाई। तो ये इंटीग्रल x
इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस को इंटू में डी एक्स, सबका अलग करेंगे, इसका अलग इसका अलग। अब आपको पता है एक्स की पावर 1, अब यहाँ कोई पावर नहीं तो पावर क्या होगी 1 होगा, तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है कि पावर में जुड़ता है यानी 1 + 1 और जितना ऊपर है उतना ही नीचे यानी 1 + 1 माइनस, अब इसका जब इंटीग्रेशन हो तो पावर में क्या जुड़ जाएगा यानी एक्स की पावर -2 प्लस का 1 और जितना ऊपर है उतना ही माइनस का 2 प्लस का 1 और प्लस का सी। बात समझे? अब चलिए यहाँ से ये 1 1 2 यानी एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 अपान में 2 माइनस के 2 में से प्लस का 1 चला गया तो माइनस का 1 बचेगा यानी एक्स की पावर माइनस का 1 अपान में नीचे भी माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस का सी चल रहा है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 और ये माइनस माइनस प्लस का और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का 1 और प्लस का सी और एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस, अब ये माइनस है इसको पुनः नीचे लाएंगे हर में, अभी ये अंश में लिखा था ना, इसके गुणे में क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा तो 1 यही रहेगा अंश में ही, जब इसको हर लाऊंगा हर में तो इसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे 1 अपान एक्स लिखा था तब ये अंश में जब गया था गुणे में तो 1 गुणे एक्स की पावर माइनस का 1 हो गया था, क्योंकि अगर पावर प्लस की है तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस में पावर हो जाएगी, अगर पावर माइनस है तो ये कहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, समझे? और उसी चीज़ को जब मैं पुनः नीचे लाऊंगा तो पुनः 1 अपान एक्स हो जाएगा यानी पावर का फिर चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये अंश ऊपर हो जाएगा 1 और ये एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर प्लस का 1 नीचे हो जाएगा और प्लस का 1 लिखा नहीं जाता और ये प्लस का सी, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक सवाल हैं, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है? और भी इस पर 2-3 सवाल लगाता हूँ, तो अगर मैं इसको नोट करना चाहता हूँ तो नोट कर लीजिए, फिर मैं हट जाता हूँ। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ से, ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फंक्शन हमारा f(x) = x की पावर 2/3 प्लस का 2e(x) माइनस का 1/x, ये हमारा क्या है फंक्शन, ये हमारा फलन है, फंक्शन है। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष, क्योंकि चर x है तो x के सापेक्ष करेंगे, बस करो। तो लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ f(x) इंटू में dx, फिर इंटीग्रल ऑफ f(x) की वैल्यू क्या है x की पावर 2/3 प्लस का 2e(x) प्लस का सॉरी माइनस है इसलिए माइनस का 1/x इंटू में dx। अब इसको इंटीग्रल का चिन्ह सब पर अलग अलग लगाएंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ x की पावर 2/3 इंटू में dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2e की पावर x इंटू में dx माइनस का इंटीग्रल ऑफ 1 अपान में x इंटू में dx, यानी इंटीग्रल एक बार चिन्ह इसके साथ इधर dx के साथ, एक बार इसके साथ इंटू dx, इंटीग्रल और dx दोनों साथ रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। फंक्शन में बीच वाला फंक्शन रहेगा, ये इंटीग्रल का प्रोसेस रहेगा, बताएगा कि किसके साथ पे तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, बस सुनो। तो सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो चलिए यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर, अब पावर 2/3 है तो पावर में क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस का 1 और जितना पावर में रहा है उतना ही नीचे रहता है ना हर में, तो 2/3 प्लस का 1 प्लस, अब ये 2 है, 2 क्या आता है अचर पद, और अचर वैल्यू का इंटीग्रेशन है तो जैसे वहाँ अवकलन करते थे तो वहाँ अचर वैल्यू जो कांस्टेंट होता था उसको बाहर निकाल देते क्योंकि उसका इंटीग्रेशन अवकलन नहीं होता था। वैसे ही यहाँ भी जो चर है कांस्टेंट वैल्यू उसका अवकलन नहीं होगा, उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा तो e की पावर x, अब आपको पता है e की पावर x का अगर तुम इंटीग्रेशन करते हो तो e की पावर x ही आता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x प्लस सॉरी माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1 अपान x, अब ध्यान पर देखिए ये 1 अपान x लिखा है, 1 अपान x का इंटीग्रेशन क्या आता है, अभी मैंने कहा था कि अगर log x है तो उसका अवकलन क्या होता है 1 अपान x, और इसी 1 अपान x का जब तुम इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा log x, क्या आएगा log x, यानी ये 1 अपान x इंटू डी एक्स लिखा है और 1 अपान x इंटू डी एक्स का समाकलन जाता है log x होता है, क्या होता है log x, तो ये हो जाएगा log x। बस सुनो, अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसको x की पावर 1 करिए, लेकिन वहाँ नहीं, जब ये फॉर्मूला बन रहा है अगर ये फॉर्मूला नहीं क्रिएट हो रहा था तब तो आपको इसको x की पावर ऊपर ले जाते, वहाँ x की पावर n लेकर टर्म में इसका अवकलन करते हैं,
लेकिन जब ये फॉर्मूला पहले से क्रिएट हो रहा है कि 1/x इंटू डी एक्स, इसका होता ही log x है, तो आपको log x करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो चलिए ये हो गया log x, ठीक, और प्लस का c। जब सारा इंटीग्रेशन होगा तब लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू c लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 एकम 3, 3 2 5 यानी 5/3। यहाँ भी हो जाएगा 3 एकम 3 2 5 यानी 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस का log x प्लस का c। ये बटे नीचे बट्टे ऊपर गुणन जाएगा तो संख्या क्या आ जाएगी, पलट जाएगी, यानी 3 ऊपर हो जाएगा अंश में, 5 हो जाएगा हर में, और ये हो जाएगा x की पावर 5/3 प्लस 2e की पावर x माइनस का log x प्लस का c। बात सुनी? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य बेहतरीन कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद है आपको समाकलन प्रोसेस छोटे छोटे या बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको बेसिक तो लगभग क्लियर हो ही गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे, और वहाँ और भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि समाकलन कैसा होता है। चलो, तो देखिए मैं आपके लिए 12th की मैथ के लिए भी अब मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब कोशिश करिएगा, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो एक चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पहली बार आए तो, और साथ में बेल आइकन, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इसे कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।